ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन क्या होता है और किस तरह से डेवलप किया जाता है। सो बेसिकली दो डोजेज फॉर्म्स हैं, फर्स्ट कर लो, एक है जेनेरिक और एक है ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड नेम ऐसी प्रोडक्ट जो आपकी है जिसकी ऑलरेडी सारी इन वीवो स्टडीज़ कंडक्ट करा दी जा चुकी हैं ह्यूमन बॉडी पे, उसकी बायोअवेलेबिलिटी वगैरह सारी स्टडीज़ कंप्लीट है। अब मैंने एक न्यू जेनेरिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करानी है जिसकी मुझे स्टडीज़, अब मैं जाहिर सी बात है कि उसको मैं इन वीवो नहीं परफॉर्म कर सकती हूँ। सो व्हाट इज़ द अदर पॉसिबिलिटी कि मैं उसकी अपनी जेनेरिक को ब्रांड के साथ कंपेयर भी कर लूँ और वो अप्रूव भी हो जाए, उसकी बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ भी कंपेरेबल निकल आएँ। सो इसका तरीका ये होता है कि मैं इन विट्रो स्टडीज़ कंडक्ट करती हूँ और फिर उसको को रिलेट कर देती हूँ अब अगेंस्ट दी इन वीवो स्टडीज़ विच आर ऑलरेडी डन फॉर दैट पेटेंट प्रोडक्ट, रिसर्च प्रोडक्ट या ब्रांड प्रोडक्ट। ठीक है, सो अब ये इसकी कुछ डेफिनेशंस आगे आ जाती हैं, जैसे कि ये डेफिनेशन है कोरिलेशन की। कोरिलेशन अब इटसेल्फ क्या होता है, ये जो टर्म कोरिलेशन है इसको इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल या फिर रिलेटेड साइंसेस के अंदर ताकि एक्सप्लेन किया जा सके एनी एग्जिस्टिंग और लाइक कोई भी मतलब के वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोरिलेशन का टर्म इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिकली अगर बात की जाए कि मैथमेटिकली क्या होता है कोरिलेशन, सो मैथमेटिकली कोरिलेशन ये होता है कि आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा है उसके दरमियान में अगर इंटरडिपेंडेंस को शो करना है तो हम लोग कोरिलेशन की टर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा केस है जिसमें कुछ मेजरेबल वेरिएबल्स हैं और रैंक्स हैं उनके दरमियान में अगर रिलेशनशिप को शो करना है तो हम कोरिलेशन का टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बायोफार्मास्यूटिकल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए कि कोरिलेशन क्या होती है तो इसमें यही चीज़ होती है कि कोई भी अप्रोप्रिएट इन विट्रो करेक्टरिस्टिक है और एक इन वीवो करेक्टरिस्टिक है, उसके दरमियान में अगर मैं एक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो फिर मैं ये टर्म कोरिलेशन को बायोफार्मास्यूटिक्स में यूज़ कर सकती हूँ। सो द कोरिलेशन कुड बी रेफर टू एज द रिलेशनशिप बिटवीन अप्रोप्रिएट इन विट्रो रिलीज करेक्टरिस्टिक्स एंड द इन वीवो बायोअवेलेबिलिटी पैरामीटर्स। ये जो रिलीज करेक्टरिस्टिक्स और बायोअवेलेबिलिटी पैरामीटर्स हैं इसका मतलब ये है कि बेसिकली जब हम बात करते हैं इन वीवो इन विट्रो कोरिलेशन की तो उसमें होता है ये है कि हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। जब हम इन वीवो के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं एक इन वीवो पैरामीटर जो देखती हूँ वो मैं बायो अवेलेबिलिटी देखती हूँ कि मैंने ड्रग को लिया और वो जब जितनी अमाउंट में प्लाज्मा कंसनट्रेशन उसकी मुझे अचीव हुई है यानी बायो अवेलेबिलिटी अचीव हुई है, ये मेरा इन वीवो पैरामीटर है। अब इस तरह से जो ह्यूमन बॉडी, एक्चुअल ह्यूमन बॉडी पे जो बायोअवेलेबिलिटी है उसको अगर मैं कंपेयर करना चाहती हूँ किसी ऐसे पैरामीटर से जो कि इन विट्रो है तो मैं देखूँगी कि मैं डिसोल्यूशन स्टडीज़ अगर कंडक्ट करती हूँ तो मुझे वही जब डिसोल्यूशन प्रोफाइल मिलेगी तो मैं उसको एज्यूम कर सकती हूँ कि मेरे ड्रग जो मेरी बॉडी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं दैट आर क्वाइट सिमिलर टू दोज रिजल्ट्स ऑफ दैट डिसोल्यूशन प्रोफाइल। सो इसी वजह से यहाँ पे ये जो इन विट्रो और इन वीवो को रिलेशन स्टडीज़ को कंडक्ट किया जाता है वो क्या है कि FDA की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि दैट द इन इट इज़ अ प्रिडिक्टिव मॉडल, इट इज़ अ प्रिडिक्टिव मैथमेटिकल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एन इन विट्रो प्रॉपर्टी ऑफ द डोजेज फॉर्म एंड अ रेलिवेंट इन वीवो रिस्पॉन्स। सो उससे रिलेटेड कोई इन वीवो रिस्पॉन्स है, इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। और जनरली जो इन विट्रो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली ड्रग डिसोल्यूशन होता है, यानी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन, उसको इन विट्रो प्रॉपर्टी है। ठीक है, वाइल जो इन वीवो रिस्पॉन्स है वो क्या है, इन वीवो प्रॉपर्टी क्या है, इन वीवो रिस्पॉन्स सॉरी वो क्या है, दैट इज़ द प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब। ठीक है, यानी कि आपकी बायो अवेलेबिलिटी। सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद यूएसपी की डेफिनेशन भी है एक के जी, अगर आप कोई रैशनल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं बिटवीन अ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड द फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेम डोजेज फॉर्म, तो उस केस में ये बेसिकली इसको कहते हैं इन विट्रो एंड इन वीवो कोरिलेशन।
इसके अलावा इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सिमिलर वही बातें लिखी हुई हैं कि अगर मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट की जा रही होती है, डोजेज फॉर्म डेवलप की जा रही होती है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन विट्रो और इन वीवो परफॉर्मेंस ऑफ द डोजेज फॉर्म्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई जाए ऑलरेडी। और उसके बाद ये है कि ये बायोफार्मास्यूटिक्स रिसर्च के अंदर ये जो इन विट्रो ड्रग रिलीज इंफॉर्मेशन होती है और वेरियस ड्रग फॉर्मुलेशन, उसको अगर आप इन वीवो ड्रग प्रोफाइल्स के साथ कंपेयर करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। और इसके अलावा अगर आप ये कोरिलेशन डेवलप कर लेते हैं, सो दिस टूल हेल्प्स इन शॉर्टन द ड्रग डेवलपमेंट पीरियड एंड इकोनॉमी, और इसके अलावा ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है एंड इट लीड्स टू द इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, सो प्रोडक्ट क्वालिटी को भी इंश्योर करने के लिए हम लोग डिसोल्यूशन स्टडीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये सारी आगे डिटेल में मज़ीद मैं बताऊंगी। उसके अलावा ये है कि IVC कैन बी यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल्स टू वही ये सब बातें मैं बता चुकी हूँ। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ह्यूमन स्टडीज़ ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IVC is to surrogate for the in vivo bioavailability and to support biowaivers। ठीक है, biowaivers यही होते हैं कि आपको मतलब बायोवेवर यही होता है कि आप बेशक इन वीवो स्टडीज़ ना करें, खाली इन विट्रो स्टडीज़ कर लें, तब भी आपकी बायो इक्विवेलेंस जो कोरिलेशन है वो आप डेवलप कर सकते हैं, तो वो होता है बायोवेवर। ठीक है, सो यहाँ पे उसके बाद है कि इट सपोर्ट्स और इट वैलिडेट्स द यूज़ ऑफ डिसोल्यूशन स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो असिस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल फॉर सर्टन स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस विद द प्रोलिफरेशन ऑफ द मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट्स। जैसे जैसे मॉडिफाइड रिलीज प्रोडक्ट्स आती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, तो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है कि हम इस IVC कॉन्सेप्ट को ग्रेटर डेप्थ में अंडरस्टैंड करें। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि इन विट्रो स्टडीज़। तो बेसिकली जो इन विट्रो स्टडीज़ हैं वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती हैं, ये मैंने अभी बताया है कि मेजरली तो डिसोल्यूशन का टेस्ट ही कंडक्ट किया जाता है, लेकिन उसके अलावा जो QC प्रोसीजर्स, टैबलेट के या कैप्सूल के डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ये जस्ट इसको इग्नोर करो। मेन चीज़ है कि डिसोल्यूशन रेट टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन हम लोगों को पता चल जाता है, डिसोल्यूशन प्रोफाइल पैरामीटर्स कुछ पता चल जाते हैं, प्रॉपर इन विट्रो डिसोल्यूशन रेट, कोरिलेट द डाटा विद द बायोअवेलेबिलिटी, वही चीज़, ये सब बातें बेसिकली बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई हैं, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद है कि डिसोल्यूशन रेट टेस्टिंग। डिसोल्यूशन टेस्टिंग हैज़ इमर्ज्ड एज अ हाईली वैल्यूएबल टेस्ट टू कैरेक्टराइज द ड्रग प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। सो अगर एक ड्रग प्रोडक्ट है, उसकी परफॉर्मेंस को अगर करेक्टराइज करना है कि क्या थेराप्यूटिक आउटकम मिलेगा, तो हम लोग देखते हैं कि डिसोल्यूशन हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि एक मीडिया ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो कि बेसिकली आपके गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट के जैसा हो, जैसे सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड बेसिकली जो है डिसोल्यूशन मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, और उसके अंदर ड्रग की डिसोल्यूशन प्रोफाइल चेक की जाती है कि आफ्टर हाउ मच टाइम कितने % जो ड्रग है वो रिलीज़ हो चुकी है। सो इस तरह से हम लोग करेक्टराइज कर सकते हैं कि ये अगर इतने मतलब हमारी बॉडी के अंदर जाके भी ये इतने टाइम बाद जो है वो हमारे स्टमक में डिज़ोल्व हो जाएगी एंड देन फाइनली बायो अवेलेबल होगी और फिर अपना थेराप्यूटिक आउटकम शो करेगी। So it is possible to predict accurately and precisely absorption. So it is possible to predict accurately and precisely the absorption or the मैंने अभी इसकी definition में बताया भी था कि it is a predictive mathematical model and it describes the relationship between in vitro property and in vivo response। यही बात लिखी हुई है कि it is मतलब प्रिडिक्टिव है, प्रिडिक्ट किया जाना पॉसिबल है एक्यूरेटली कि क्या इन वीवो रिस्पॉन्स आएगा, इन वीवो रिलीज प्रोफाइल क्या होगी और क्या एक्सपेक्टेड बायोअवेलेबिलिटी होगी फॉर द ड्रग बेस्ड ऑन इट्स इन विट्रो डिसोल्यूशन प्रोफाइल पैरामीटर्स। ठीक है, इसके इन विट्रो की बेसिस पे। सो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेपिटेशन है एक ही बात की। और a validated dissolution test can minimize the use of the extensive, expensive, time-consuming bioequivalence studies involving the human
सब्जेक्ट्स वही बातें रिपीट हुई हैं। कंडीशंस इसमें क्या होती हैं कि जब भी आप अपनी डिसोल्यूशन स्टडीज़ इन विट्रो परफॉर्म करते हो तो उसमें आप ख्याल ये रखते हो, मैंने अभी बताया कि आप सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है परफॉर्म इन बफर सोल्यूशंस एट अप्रोप्रिएट आयोनिक स्ट्रेंथ्स, ठीक है। बफर सोल्यूशंस यूज़ करते हो या फिर सिमुलेटेड जीआई फ्लूइड्स यानी जीआई फ्लूइड्स की कॉपी यानी कह लो कि वो इस्तेमाल करते हो। उसके अलावा आप इनफाइनाइट सिंक कंडीशंस को भी मेंटेन रखते हो। सिंक कंडीशंस यही होती हैं कि बेसिकली जो ड्रग प्रोडक्ट है, ये जो सॉल्यूशन के अंदर ये सॉल्यूशन है, ये बीकर है, ठीक है, इसमें ये सॉल्यूशन है और इसमें ये आपके ड्रग प्रोडक्ट है। अब ड्रग प्रोडक्ट्स जो हैं यानी पार्टिकल्स जो हैं उसके इर्द गिर्द, यानी ये एक पार्टिकल है, इसको अगर यहाँ पे देखें तो इस पार्टिकल के पास में एक सैचुरेटेड लेयर क्रिएट हो जाती है। सो ये एक सैचुरेटेड लेयर क्रिएट हो गई है। अब ये जो सैचुरेटेड लेयर है ये क्या करेगी, इस पार्टिकल की फर्दर डिसोल्यूशन को प्रिवेंट करेगी। सो हम क्या करते हैं कि इस मीडिया यानी ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसका वॉल्यूम हम इनफाइनाइट रखते हैं, यानी इतना वॉल्यूम रखते हैं, यानी चलो इनफाइनाइट नहीं है तो नॉर्मली 3 to 10 टाइम्स जो है वो एटलीस्ट 3 to 10 टाइम्स ज़्यादा वॉल्यूम रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू द सैचुरेटेड वॉल्यूम ऑफ फॉर दिस अमाउंट ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ताकि ये जो सैचुरेटेड लेयर है ये क्या करेगी, ये इस पार्टिकल की फर्दर डिसोल्यूशन को होने से रोकेगी। हम नहीं चाहते ये काम हो, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन को इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं कि यहाँ पे सैचुरेशन ना हो और ये पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्यूज़ होते जाएं और हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता ये डिज़ोल्व हो जाएं, ठीक है। सो ये मैंने बहुत ही ब्रीफली इसका कॉन्सेप्ट समझाया है। इसमें सिंक कंडीशन का बस यही पर्पस होता है। उसके अलावा द सिस्टम शुड बी वेल मिक्स्ड और the drug release test is conducted on the equipment that conforms to the pharmacopoeial requirements, ठीक है। उसके अलावा जो equipment है उसको भी सही रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने क्या करना है कि आपने जो अपना अपरेटस है उसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन यानी कैप्सूल्स इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर 100 RPM रखोगे, अगर टैबलेट्स हैं तो 50 RPM रखोगे, टेम्परेचर आपका ये सब याद कर लो तो बेहतर है, क्योंकि आसान चीज़ें और ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि टेम्परेचर आपने जो है 37 ± 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। पीएच आपकी वेरी करती है 1.2 से 7.6। सैम्पल इसमें बेसिकली 12 सैम्पल्स इस्तेमाल होते हैं और डिसोल्यूशन मीडिया जो है अभी बताया बफर्स या सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड्स हैं। सैम्पलिंग टाइम, फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग टाइम, बेसिकली आपने तब तक सैम्पल लेते रहने हैं जब तक कि आपके 80% जो ड्रग रिलीज़ है वो अचीव ना हो जाए, यानी और परसेंटेज कोफिशिएंट जो है एज एस्टेब्लिश फॉर द वेरिएशन एंड द रेंज, यानी कितना परसेंटेज ऑफ वेरिएंस अलाउड है। सो यूएसपी अपरेटस 1 और यूएसपी अपरेटस 2 यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है डिसोल्यूशन के लिए। अपरेटस 1 रोटेटिंग बास्केट होती है बेसिकली अपरेटस, और अपरेटस 2 पैडल अपरेटस, रोटेटिंग पैडल अपरेटस होता है। उसके बाद है कि फाइनली जब इन विट्रो स्टडीज़ डिसोल्यूशन स्टडीज़ कंडक्ट कर ली जाती हैं तो ये 5 वेरिएबल्स हम लोगों को मिलते हैं जिनको फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं टू कंपेयर विद आवर इन विवो डाटा जो कि ऑलरेडी हमें मिला हुआ है। तो हमें किस तरह ये 5 वेरिएबल्स क्या हैं? 5 वेरिएबल्स ये हैं कि मुझे पता चल जाएगा कि किस टाइम पर कितने % ऑफ ड्रग जो है वो डिज़ोल्व हुई है। सो आई कैन गेट लाइक द टाइम फॉर सम पर्सन, लाइक मैं चेक करना चाहती हूँ कि 20% ड्रग किस टाइम पे डिज़ोल्व हुई है, मुझे वो टाइम मिल जाएगा कि इतने टाइम में होती है। फिर मुझे ये भी पता चल जाएगा कि एक गिवन टाइम पे यानी 30 मिनट्स पे कितने कंसनट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन की ऑब्टेन हो गई है। उसके अलावा मैं ये जो टाइम है और जो पर्सन डिज़ोल्व है उसका एक प्लॉट भी जनरेट कर सकती हूँ, यानी उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। इसी तरह मैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन वर्सेस टाइम प्लॉट्स कर सकती हूँ, और मैं ऐसा भी एक प्लॉट बना सकती हूँ जिसमें मैं % ऑफ द ड्रग विच इज़ नॉट डिज़ोल्व वर्सेस टाइम वो भी जनरेट कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑर्डर प्लॉट ऑफ ये। उसके अलावा अगर इन वीवो स्टडीज़ की अगर बात की जाए जनरली कि वो क्या होती हैं, इन वीवो स्टडीज़ उन प्रोडक्ट्स के लिए मैंने अभी बताया है कि की जाती हैं जो कि न्यू ड्रग अप्रूवल जिनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, यानी बिल्कुल न्यू ड्रग्स हैं, उनके लिए FDA रिक्वायर करता है कि इन वीवो बायोअवेलेबिलिटी स्टडीज़ को कंडक्ट किया जाए।
और बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली जो होती है वो परफॉर्म की जाती है यंग इंडिविजुअल्स के अंदर, यंग हेल्थी मेल के अंदर ये स्टडीज़ कंडक्ट की जाती हैं अंडर सम रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। उसके अलावा ये है कि होता ये कि इसमें क्रॉस ओवर टेस्ट डिज़ाइन इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉस ओवर फैशन में इसमें ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है इस तरीके से कि पहले अगर एक क्रॉस ओवर ये होता है कि एक जैसे एक सब्जेक्ट है उसको मैं अपने डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो उस सेम सब्जेक्ट को एलोकेट करूँगी। सो एक सब्जेक्ट है उसको मैंने एक ड्रग दी है, उसके बाद मैं एक वॉश आउट पीरियड ऑब्जर्व करूँगी, यानी कि एक पीरियड होगा जिसके अंदर वो वाली ड्रग जब बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी उसके बाद ही मैं नेक्स्ट ड्रग दूँगी। सो वो जो वॉश आउट पीरियड है वो एटलीस्ट 5 हाफ लाइफ्स का होता है, ठीक है, यानी 5 हाफ लाइफ चाहिए होती है उस ड्रग को एलिमिनेट होने के लिए बॉडी से कम्प्लीटली, सो दैट कि मैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट अपना या नेक्स्ट ड्रग उस सेम सब्जेक्ट यानी सेम इंडिविजुअल को दे सकूँ। सो बायो अवेलेबिलिटी कैन बी असेस्ड वाया प्लाज्मा और यूरिन डेटा। अगर बायो अवेलेबिलिटी को हमने स्टडी करना है तो वो असेस किया जाता है डायरेक्टली प्लाज्मा में से, यानी प्लाज्मा के सैंपल्स लिए, उसमें ड्रग कॉन्सेंट्रेशन देखी और उसके बाद आपने उसके ग्राफ प्लॉट किए तो आपको पता चला एरिया अंडर द कर्व, उससे आपने देखा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, सी मैक्स, यानी कि इस तरीके के ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि सी मैक्स क्या है, टी मैक्स क्या है। और उसके अलावा अगर आप ड्रग एक्सक्रीशन चेक करना चाहते हैं यूरिनरी डेटा वाली तो वो भी आपको मिल जाएगी कि कम्युलेटिव ड्रग जो है वो बेसिकली उसका डेटा इस तरह का होता है कम्युलेटिव ड्रग का, यूरिनरी एक्सक्रीशन का। सो नेक्स्ट जो है इसके अंदर कुछ ये जो पैरामीटर्स हैं और ये कुछ मेथड्स हैं तो ये किस तरह यूज़ होंगे, लेवल्स क्या होते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।